सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। NFC अवार्ड, ये वो मामला है नाजरीन जिसका शोर बार बार सुनाई देता है। अच्छा, NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ये एक ऐसा इदारा है जो पूरे मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी विफाक और सूबों में एक तयशुदा फार्मूले के तहत तकसीम करता है। वज़ीर ख़जाना इस कमीशन का चेयरमैन होता है। 1952 में इस फार्मूले को बाकायदा तौर पर इख्तियार किया गया था। अच्छा, इस अवार्ड में हर दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी की जाती रहीं। सूबों के हिस्सों में कमी और इजाफा भी देखने में आता रहा और हाल ही में एक बार फिर इसी NFC अवार्ड पर बहस जारी है। ज़्यादातर NFC अवार्ड पर बहस पीपल्स पार्टी ने की, जिसका शिकवा ये रहा है कि सिंध को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सिंध के हिस्से में से कटौती की जा रही है, खुसूसन इमरान खान साहब की हुकूमत पर, जहां पीपल्स पार्टी ने हमने देखा कि कई इल्ज़ामात लगाए। वहीं NFC अवार्ड्स के बजट में कमी का भी जिक्र किया जाता रहा। अच्छा, आज बिलावल जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका NFC अवार्ड से मुताल्लिक कुछ कहना था। ये ज़रा बिलावल की ज़बानी सुनिएगा। सारे मिसाइल का जड़ आपको आपका NFC का हक मुसलसल नहीं मिलने का नतीजा है। आज तक पाकिस्तान का एक सूबा को उसका हक नहीं दिया गया है। जिस NFC अवार्ड पे हम चल रहे हैं, जिसका रोना हम रोते हैं कि उससे भी हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबे को ज्यादा काम दिए हैं, आपने सूबे पे ज्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उनके लिए एक नया NFC अवार्ड जिसमें इनका शेयर में इजाफा हो, जिसमें इनको ज्यादा वसाइल मिले ताकि वो अपना अवाम का जिंदगी में बेहतरी ले आ सके, वो हक देने को तैयार। अच्छा, 2009 में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत, जब NFC अवार्ड ने विफाक और सूबों के हिस्सों में रद्दोबदल किया, जिसके बाद विफाक के हिस्से में वाज़े कमी कर दी गई और सूबों को बड़ा हिस्सा दिया गया। कौमी वसाइल में से विफाक को 42.5, जबकि सूबों को जो दिया गया वो 57.5% दिया गया और ये आज भी कायम है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सूबों की खुद मुख्तारी पर बात की और इख्तियारात में सूबों के हिस्से को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अच्छा, 2010 में NFC के अवार्ड में सूबों का हिस्सा पिछले अवार्ड में दिए गए हिस्से से कम ना करने की शिक का इजाफा किया गया और 2018 और 19 की अगर मैं बात करूँ, 18 और 19 में विफाक की जानिब से सिंध को 648 अरब रुपए दिए गए, 648 अरब रुपए दिए गए और मौजूदा बजट में सिंध के लिए आपको पता है कितने पैसे रखे गए? 742 अरब रुपए रखे गए। अब अवार्ड पर हमेशा बहस होती रही है। अब मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि सूबों को माली वसाइल की तकसीम के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता और विफाक दिवालिया होने के करीब है, जिसके बाद ये इम्कानात रोशन हो गए हैं कि विफाक सूबों के वसाइल में कमी करने का इरादा रखता है। टीम इमरान खान साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। देखिए, NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग, कर्जों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। तो सारा जो फेडरल बजट पर बनता है वो सारे कर्जे लेके बनता है। ये बिल्कुल एक अनफीजिबल है। ये कोई दुनिया के अंदर ऐसा बजट नहीं बनता। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 18th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है, रिव्यू की जरूरत है, ताकि कोई एक बजट बने जो कोई, यानी
कोई भी दुनिया में बजट खसारे से नहीं शुरू होता और फिर सारे मजीद और कर्जे लेके वो चलता है, इसके ऊपर मजीद उसके। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है नाजरीन, ये पाकिस्तान पर तकरीबन 30,000 अरब का कर्जा छोड़कर गई थी। जब मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। ये ऐसी हकीकत है जिससे कोई मुकर नहीं सकता। और वैसे ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है वो यही कहती है कि उनको मुल्क जिस हालत में मिला, जिन हालात में मिला, वो नाकाबिले बयान है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने भी, जैसे कि मैंने कहा कि तारीख रही है, तो उन्होंने भी तारीख दोहराई और अल्फाज दोहराए। उनके क्या अल्फाज थे, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुनिएगा। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे, तो पहले तो हम डिफ़ॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है NRO का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज़ में वो शोर मचा देते थे कि जी NRO 2 तो हम FATF का बिल पास करेंगे, NRO 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाअल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोज़गार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह अच्छा, आगे मुस्लिम लीग नून ने 2018 में सिर्फ इक़्तिदार नहीं छोड़ा था, बल्कि मैं याद करवाती चलूँ, मुआशी माहिरीन के मुताबिक नई आने वाली हुकूमत के लिए मैक्रोमैस यानी बड़ा मसला भी छोड़ा था। माली साल 2018 के पहले 9 महीनों में मालियाती खसारा GDP का 4.3% हो गया था। 4.3%। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साला दौरे हुकूमत में बदतरीन माना गया था। बदतरीन कह रही हूँ, बदतरीन, किसी को बेहतरीन ना सुनाई दे। करंट अकाउंट खसारा उन 5 सालों में बदतरीन सतह पर था, बदतरीन सतह पर। अंदरूने मुल्क बैंकों से लिए गए कर्ज़ों की मालियत 481 अरब रुपए थी और महंगाई की शरह एदाद व शुमार के अतबार से कम रही, लेकिन खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना ना उस वक्त भी था। और कई मौके ऐसे थे, कई मौक़ों पर, त्योहारों पर आलू, प्याज, टमाटर तक दस्तयाब नहीं थे। अमरीकी डॉलर को इसहाक डार साहब के दौर में ज़बरदस्ती 100 रुपये से नीचे रखा गया, जो जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार की कुर्सी को खैर बात कहा तो उस वक्त स्टेट बैंक के पास 10 अरब डॉलर्स के ज़खायर थे और ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग थी, अलार्मिंग। इसलिए इमरान खान साहब बारहा इस बात का जिक्र भी करते रहे कि उनको जो मुल्क दिया गया वो मुआशी तौर पर बदहाल था और दिवालिया होने के करीब था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे मुल्क में ये रिवायत है कि हर वो जमात जो इक़्तिदार में आती है वो इक़्तिदार में आते ही ये कहना नहीं भूलती, ये ज़रूर कहती है कि हमें मुल्क बदतर हालत में मिला। आपने किसी को कहते हुए नहीं सुना होगा कि मुझे बड़ी आइडियल हालत, तो कहना ना ज़रूरी है ना इलेक्शन जीतने के बाद कि हमें मुल्क मिला और जो पहले वाले थे बदतर हालत में छोड़ कर गए। एहसन इकबाल साहब भी यही शिकवा अपनी मौजूदा इत्तेहादी जमात से भी कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा टीम। हमने इस मुल्क को बनाया है, मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की तामीर की है। हमें 2013 में लुटा पुटा पाकिस्तान मिला था जिसमें 18 घंटे बिजली नहीं होती थी। खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा कौन जानता है कि कोई दिन नहीं गुज़रता था जब खुदकुश बमबार फटता था और दर्जनों हमारे बेगुनाह शहरियों को, उनके खून को इस धरती में बहा देता था। हमारी कौम के और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के कंधे जनाजे उठा उठा के थक चुके थे। अच्छा नाजरीन, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, गिले शिकवे सुने, साथ इनके आपने फेस एक्सप्रेशन भी देखे, कितना दुख और तकलीफ इनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। अब ज़रा हैरानी की बात सुनिएगा। हैरानी मुझे भी हुई, आपको भी होगी। हैरानी की बात यह है कि जिस जमात ने 2013 में अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की और इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के हवाले किया, उस जमात का नाम क्या था? मेरे साथ मिल के बोलिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, जिस जमात ने
एहसन इकबाल साहब के कायद को लुटा हुआ मुल्क दिया, बकौल इनके कि इनको लुटा हुआ मुल्क मिला, बदहाल हालत में मिला। आज एहसन इकबाल साहब उसी जमात के सबसे बड़े धादी बनकर पूरे मुल्क की मईशत को ठीक करने का अज़म करते हैं। हैरानी की बात है। और उसी जमात के साथ हुकूमत बनाने की बात भी करते हैं और उसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत करने को कौमी हुकूमत का नाम देते हैं। बड़े हैरान कर देते हैं लोग अपनी बातों से। जिस पीपल्स पार्टी ने एहसन इकबाल साहब को बकौल उनके 2013 में बदहाल मुल्क दिया था। अब जारी बात है 2013 से पहले 2008 से 13 में जो टेन्योर था पीपल्स पार्टी का था और 13 में लुटा हुआ मुल्क इनको मिला, यानी पीपल्स पार्टी ने बदहाल मुल्क इनको दिया। अब आज कैसे एहसन इकबाल साहब उसी जमात के साथ मिलकर 2020 के पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे? ये बात मेरी समझ से बाहर और यकीनी तौर पे देखने वालों की समझ से भी बाहर होगी। जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे। और यही जमात मुसलसल तीसरी बार सिंध पर हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी बार सिंध के स्याह सफ़ेद की मालिक है। NFC अवार्ड के तहत पीपल्स पार्टी को अरबों रुपए मिलते रहे, अरबों। 2018 और 19 में वफाक की जानिब से पीपल्स पार्टी को सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए, मैं ज़रा दोहरा दूँ, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था, 648 अरब रुपए दिए गए थे। 648 अरब रुपए, नाज़रीन याद कर लें। लेकिन वो लगे कहाँ पे ये मालूम नहीं। हर पाकिस्तानी का ये सवाल है कि लगे कहाँ पे, कित्थे लाए सी, नज़र नहीं आंदा, मालूम ही नहीं। इनको भी नहीं मालूम, क्योंकि लगे होता तो नज़र आते ना, जब लगे नहीं तो नज़र कैसे आए। गुज़िश्ता 12 सालों से NFC अवार्ड के ज़रिए मिलने वाली रकम सिंध के कौन से हिस्से में लगाई जा रही है, वो हिस्सा हमें बिलावल साहब किसी दिन जाके दिखा दें आप। 2008 से पीपल्स पार्टी सिंध पर हुकूमत कर रही है और 12 साल दौरे हुकूमत में सिंध के अवाम ने अरबों नहीं खरबों रुपए खर्च होते देखे, मगर इसके बावजूद कराची और अंदरून सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है सबके सामने। क्या कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नज़र आई आपको? अरबों रुपए NFC के ज़रिए पीपल्स पार्टी ने लिए, बल्कि खरबों रुपए लिए, लेकिन इसके बावजूद सिंध के अवाम का बुनियादी मसला आज भी वही है जो पहले था। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, रोज़गार, गुर्बत, सरकारी स्कूलों की हालत और तालीमी निज़ाम। अब मैं पूछ सकती हूँ, कहाँ लगा अरबों का बजट? बिलावल जरदारी साहब आप बताना पसंद करेंगे? सिंध के 52% से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। कहाँ लगा अरबों का बजट? बिलावल जरदारी साहब बताना पसंद करेंगे? अमन-ओ-मान कायम रखना और जराइम की रोकथाम के मामलात पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। अगेन आई वुड आस्क कि कहाँ लगा अरबों का बजट? कोई बताना पसंद करेगा? लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ सैकड़ों कमसिन बच्चे और बच्चे भी एड्स में मुब्तला हो चुके हैं। कहाँ लगा अरबों का बजट? कौन बताएगा? किससे पूछें? बल्दियाती निज़ाम पर फातिहा खानी हो रही है, कहाँ लगा अरबों का बजट? ये ऐसा सवाल है, इसका जवाब ये लोग नहीं देंगे। अंदरून सिंध में कुत्तों के काटने से लोग मर जाते हैं, कहाँ लगा अरबों का बजट? किससे पूछें? कौन बताएगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क़याम को तवील अरसा बीत गया, लेकिन ये इदारे सिर्फ कराची तक ही फाल नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ भी इनकी जो फाली है वो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देती है। कराची में हर दूसरी इमारत गिरने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरिक नज़र आती है और उसके बाद फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इदारा सफाई सुथराई के नाम पर सबसे ज़्यादा बजट रखने और खर्च करने वाला इदारा। नाजरीन गौर से सुनिए, सबसे ज़्यादा बजट रखने वाला इदारा, लेकिन कराची का कचरा आज तक नहीं उठाया जा सका। तो फिर कहाँ लगा अरबों का बजट? कौन बताएगा? कौन जवाब देगा? आप NFC अवार्ड की बात करते हैं, आपको राइट है, आप जो मर्ज़ी बात करें और आपको करनी भी चाहिए। आप सिंध के अवाम के तर्जुमान हैं, उनका हिस्सा बिल्कुल लीजिए, लेकिन कहाँ लगाया, किस पर लगाया? कभी टाइम निकालें बिलावल साहब, वो जगह दिखा दें जहाँ पे लगाया। NFC अवार्ड के ज़रिए मिलने वाली रकम सिंध के अवाम पर कहाँ लगी, कैसे खर्च की गई, उसका हिसाब दे दीजिए। अच्छा, मुझे ना दीजिए, सिंध के अवाम को दे दीजिए। सिर्फ मसाइल ना गिनवाइए, सिर्फ कीजिए, क्योंकि लोग आपसे शिकवा करना चाहते हैं आपसे। अगर आप ही शिकवा करने लग गए तो सिंध के अवाम कहाँ जाएंगे? जैसे आप मुसलसल कर रहे हैं। देखिए ज़रा इनका क्लिप। हमारा बदकिस्मती है कि जब मेरे अवाम कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहे थे
तो तब भी उनका हक छीनने का, उनका वसाइल छीनने का, उनके रिसोर्सेज छीनने के बाद हो रहा था। जब मेरे सूबे में तारीखी बारिश के मानसून जो 10 साल बाद हमें नहीं देखेंगे, जो पूरा सूबा में मेरे अवाम के लिए मिसाइल खड़े किए हैं, हम सब एक नेशनल डिजास्टर के थ्रू गुजरे हैं। उस नेशनल पहले जो एक दो स्पेल्स थे, उसके बाद वफाक को ख्याल आया कि शायद सिंध का कैपिटल पे कोई नेशनल डिजास्टर हो रहा है और इसलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजा गया। देर आए दुरुस्त आए, आई तो सही। अच्छा बिलावल साहब, जरा गौर से सुनिएगा। जब आपके अवाम कोरोना जैसी कुदरती आफत से गुजर रहे थे, तब आप पता क्या कर रहे थे? आप विफाक से लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन पर बहस कर रहे थे और कुछ याद नहीं था आपको। जब आपके अवाम कोरोना जैसी आलमी वबा का शिकार हो रहे थे, तब आपने सिंध में सख्त तरीन लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन वो जो अवाम जिसका एक तबका दिहाड़ीदार कहलाता है, दिहाड़ीदार, वो फाके और खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुका था। जब आपके अवाम कोरोना जैसे ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे थे, तब आप राशन कहाँ और कितना बांट रहे थे ये तो मालूम नहीं है। अलबत्ता आपकी जिम्मेदारी जेडीसी और उन जैसी दीगर फलाही तंजीमों ने उठाई और कराची के अवाम के घरों तक जाकर राशन पहुंचाया। भला उनका। जब आपके अवाम कोरोना का शिकार हो रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सफ़ेद पोश तबका बुरी तरह पिस रहा था, जब आपके सूबे के अवाम के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो रहा था, जब आपके सूबे के अवाम करंट लगने से मर रहे थे, जब पाकिस्तान का मुआशी हब कहलाने वाला शहर हर बार की तरह इस बार भी होने वाली बारिश के नतीजे में डूब चुका था, समंदर लोगों के घरों तक आ पहुंचा था, तब आपके जो लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं आपके, जो वुज़रा हैं आपके आगे पीछे फिरने वाले लोग, वो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का केक काट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। उस वक्त आप कराची के किस इलाके में मौजूद थे, जरा ये भी बताना पसंद करें कभी। और अगर आपको ये नजर आ ही गया था कि 13 साल मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद आप 100 मिलीमीटर बारिश का मुकाबला करने की ताकत भी नहीं रखते, तो फिर आपको चाहिए था कि वजीर आजम से कहते कि NDMA की खिदमात आपको दी जाए। कराची में अमन अमान का मसला हो तो पुलिस के बस की बात नहीं है, रेंजर्स का सहारा लेना पड़ता है। कराची को डूबने से बचाना हो तब भी आपकी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, फौज का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप जानते थे कि कराची एक बड़ी कुदरती आफत का शिकार हो रहा है, तो कहते वजीर आजम से। किसने रोका था? कहते वजीर आजम से। क्या आपने कहा? आपने नहीं कहा। या वजीर आजम ने खुद NDMA को कराची के नालों की सफाई। तो जनाब आप तो बहुत ही ज़्यादा देर से सिंध के इक़्तिदार पर बुराजमान है। इतने साल बकौल आपके, आप लोग तो अवाम से हैं। आप ये कहते हैं कि हम अवाम से हैं, ये भी बता दीजिएगा सिंध के अवाम को। और तीसरी बात जो आपने फरमाया कि देर से आए मगर आए तो सही, अवाम के दरमियान ही रहते हैं ना। 13 सालों से आप अवाम के साथ हैं, इसके बावजूद आप क्यों ना आ सके? आपके कितने घरों से पानी निकाल दिया आपने? ऐसे कितने इलाकों का खुद जाकर दौरा किया गया? कितने घरों से आपने पानी निकाला? कहाँ गए दौरा करने? कितने ऐसे इलाकों का दौरा किया जहाँ पानी भरने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी? कई इलाकों में अब भी मुकम्मल तौर पर पानी साफ नहीं हो सका और इन इलाकों के बैठे लोग इस टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा देख रहे होंगे। ये उनके दिल की आवाज़ है जो मैं बोल रही हूँ। आज भी उन इलाकों से पानी साफ नहीं हो सका। आप किस मुंह से शिकवा कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब? आपको तो शिकवा करना ही नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारियां आपकी थीं और अगर आपकी जिम्मेदारी थी निभानी किसी और ने नहीं थी, आपने निभानी थी, आपको निभानी थी जिम्मेदारियां। जब आप अपनी जिम्मेदारियां अदा ना कर सके तो ये काम करने का बीड़ा NDMA ने। और अब भी कराची की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो नज़र ऐसी आती है जैसे आपके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जैसे ही कराची का कंट्रोल विफाक के सुपुर्द करने की बात आती है, आप लोग उसको एक नया रंग देने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा। खुदा ना खास्ता अगर ये रेजीम, ये हुकूमत, PTI वाले सिंध का कैपिटल को कब्ज़ा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। और अगर खुदा ना खास्ता
इन गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, बहुत ही बड़ा हमला था, और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला होगा जो कि हमारे लिए बिल्कुल कबूल नहीं होगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ना तो आप लोग कुछ करेंगे, और अगर कोई कुछ करे तो उसको सियासी रंग देंगे। ना आप कुछ करेंगे, अगर करेंगे तो सियासी रंग देने के लिए करेंगे। कराची कितने अरसे से आपके पास है? बेशक कराची सिंध का हिस्सा है, कराची का बहरहाल कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास है, सिंध हुकूमत ही कराची के मसाइल को हल करने की मजाज है। 13 साल से कराची सिंध हुकूमत के रहमो करम पर है, और इसके मुतालिक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत क्या कहती है? सबसे बड़ी अदालत वो मैं आपको ज़रा एक बार फिर बताती हूँ, सुनते जाइएगा, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सबसे बड़ी अदालत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंस पे जो रिमार्क्स है वो ज़रा सुन लीजिएगा। पिछले 20 साल में कराची में कुछ नहीं किया गया। सिंध हुकूमत काम कर रही है, और ना ही लोकल बॉडी भी काम नहीं कर रही, और सिंध हुकूमत भी काम नहीं कर रही। कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है, बदतर। आपको कोई बेहतरी ना सुनाई दे, बदतर है। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, सिर्फ हुक्मरान इंजॉय कर रहे हैं। ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा बन गया। कौन ठीक करेगा सूबे को? क्या विफाकी हुकूमत को ये कहें कि आकर ठीक करे? विफाकी हुकूमत आकर ठीक करे? कराची इस वक्त एक यतीम शहर बना हुआ है, और दौरान समात कराची में नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पे अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया, और सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत पर बरहमी का भी इजहार किया। और समात में कमिश्नर कराची ने अदालत को आगाह भी किया कि कराची में 38 बड़े नाले हैं, लोग 10 साल से नालों पर रह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता 20 बरसों में आपने कुछ नहीं किया। सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है, हर जगह गलियों में गटर का पानी मौजूद है, लोग पत्थर रख कर उस पर चलते हैं। अदालती रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी हम 2-3 माह में नालों से तजावुज़ात ख़त्म करा देंगे, और उनके जवाब पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप लोगों को हुकूमत करते हुए कितने साल हो गए, आपकी लोगों के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, मगर आपने लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों ने पूरे कराची को गोठ बना दिया। पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, मच्छर मक्खियों और जरासीम का ढेर लगा हुआ है। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए सब जाया हो गए। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत किसी जिले में कोई काम नहीं हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सब पैसा खत्म हो गया, सब पैसा खत्म भी हो गया। पैसे आते हैं और चले जाते हैं, पैसे आते हैं और चले जाते हैं। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। यहाँ माफिया ऑपरेट कर रही है, कोई कानून की लंबदारी नहीं है, पूरी हुकूमती मशीनरी सब मुलविस, अफसरशाही सब मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा चलता है, मालूम नहीं कि किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर हो गई। जब मर जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि तो कब्जा हो गया। दुनिया भर में लोगों की हुक्मरानी होती है, वो वोट देते हैं। यहाँ तो पानी और बिजली के लिए लोगों को अदालत आना पड़ता है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। ये हालत है कराची की, और ये रिमार्क्स मेरे नहीं है, एज इट इज़ मैंने रिमार्क्स पढ़ के सुनाए आपको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ये उनके रिमार्क्स हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आई होगी सुन के। अंदरूनी सिंध आप 12 सालों में कोई 12 बड़े काम ना कर सके। मैंने आपको चैलेंज किया था, बताएं ज़रा 12 बड़े कारनामे किए होंगे तो बताएंगे ना। कराची का ना आप कचरा साफ कर सके, ना उसको चंद मिलीमीटर की बारिश से बचा सके। करंट लगने से वहाँ लोग मर जाते हैं, कुत्ता काटने से लोग मर जाते हैं, गलत इंजेक्शन लगने से लोग मर जाते हैं, फाकों से वहाँ लोग मर जाते हैं, मारामारी से लोग मरते हैं, रोज़गार की तलाश में लोग मरते हैं, आए रोज़ एड्स से लोग मर जाते हैं। आप NFC अवार्ड के ज़रिए खरबों रुपए लेते हैं, लेकिन ये पैसे ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते। ये कहाँ जाते हैं ये अल्लाह ही जानते हैं, या फिर आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही कराची के मामले पर विफाक कुछ करने का सोचता है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो गैर आइनी हो गया, ये तो गैर कानूनी इकदाम है, इसको तो गलत किया जा रहा है हमारे साथ। 10 सालों में आपसे कराची के लिए तो कुछ किया नहीं जा सका। ये मैं नहीं कह रही, ये अदालत कहती है। फिर अगर कोई और इस कराची के अवाम का मसला हल करने का सोच रहा है तो कम से कम उसको कोशिश तो करने दें, क्योंकि ऐसे
अब नहीं चलेगा जैसे आप चला रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं बात करूंगी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। किसी को मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की मरकजियत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। दुनिया एक दूसरे से मुंसलिक हो रही है, किसी नए ब्लॉक में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं है। कुलभूषण यादव के मामले पर कोई डील नहीं होगी। कुलभूषण एक दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान का खून बहाया है। कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई बैन अल-अक़वामी तकाज़े पूरे करने के लिए दी गई थी। भारत खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। किसी भी वक्त ये लावा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। DGISPR ने मफरूर दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना ऑडियो टेप में किए गए दावों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि जी एहसानुल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एहसानुल्लाह एहसान से मिलने वाली मालूमात से दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत फ़ायदा हुआ और इस मौके पर इनका यह भी कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने दहशतगर्दों के बयानिए को कामयाबी से शिकस्त दी है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने भी सुनी होगी और आज बहुत सारे हम कह सकते हैं कि शुक व शुबात थे जो दूर हो गए हैं, जो कि बहुत से कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और ये तमाम शुक व शुबात दूर हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो बाकायदा अफवाहें फैलाई जा रही थी, रूमर्स थी, वो भी दम तोड़ गई हैं। जी डॉक्टर फिजा, ये बड़ी ही अच्छी प्रेस ब्रीफिंग थी कि इसमें बहुत सारे जो डाउट क्लियर किए, खास तौर पे हमारे जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिए कि जो कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं, बात ये नहीं है। अब पाकिस्तान के सऊदी अरब के बहुत धीरे ताल्लुकात हैं, वो उसी तरह रहेंगे, लेकिन जाहिर है कि खित्ते में जो बदलती सूरत हाल होती है उसमें आपके नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, कुछ आपसे दूर हो जाते हैं, तो वो उसकी कॉन्टेक्ट से पाकिस्तान जो है वो जिस तरह की इन्वायरमेंट चेंज होती है वो हम करें, लेकिन सऊदी अरब से और अरब कंट्री से हमारे तो ताल्लुक इसी तरह रहेंगे और जो हमारी कमिटमेंट है अपने अरब भाइयों के लिए वो हमारी हमेशा से कायम है। ये दुश्मन की चीजें ये बड़ी क्लियर कर दी गई। साथ ही साथ उसकी बात की इंडिया की, जो इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, कुलभूषण यादव की बात की कि उसको उसी तरह सजा मिलेगी। जाहिर है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है हमने जरूर पूरी करनी है। काउंसलर एक्सेस हमने दिए है, अगर वो अपनी मर्जी का डिफेंस लॉयर लेना चाहते हैं पाकिस्तान से लेना पड़ेगा, वो भी तैयार हैं। लेकिन इंडिया जो जुल्म बर्बियत कर रहा है कश्मीरियों के साथ, जो वहाँ उनको नुकसान पहुँचा रहा है, पाकिस्तान में इस आग उन्होंने वार्न किया है, दुनिया को बताया कि अगर इंडिया इस किस्म की कोई आग का खेल खेलता है तो इसमें पूरी दुनिया लपेट में आएगी। कितना तो आई नहीं, इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें, फ्रेंडली ताल्लुकात रखें, लेकिन हमारे इन चीज़ों को हमारी कमजोरी मत। 27 फरवरी मैं वैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल को पता है हम वो इससे ज्यादा वायलेंट एक्ट करेंगे और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। राइफल की उन्होंने बात की, 5 हो या 500 हो, पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी इज नॉट डिटर्ड एट ऑल। इसलिए वी बिलीव इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट गन बिहाइंड द मैन। तो चलाने वाला ट्रेन दिल, जज्बा, ईमानी ताकत होनी चाहिए और वो हमारे में बहुत है, इसलिए ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान की बात की कि फेंसिंग की, वो हमने 17 किलोमीटर से 1700 किलोमीटर कर ली है। ईरान की बात की, चाइना से ताल्लुकात की बात की। आई थिंक ओवर उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मकसद यह था डॉक्टर फिजा की, इससे पहले हमारे चीफ ऑफिसर साहब ISI हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ ब्रीफिंग ली है सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। वो सारे जो लोगों के दिलों में अभाम थे वो आके उन्होंने अपनी आवाम से शेयर किया, ताकि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान फौज में जो एक एतमाद है वो कायम रहे और उनको पता व्हाट इज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अहम इशू, आपने बहुत सी बातों के जवाब खुद दे दिए, लेकिन मैं ज़रा क्लियरली बहुत सी बातें जानना चाह रही थी, नाजरीन भी सुन रहे हैं। ये जो एहसानुल्लाह एहसान का मामला है, आपने भी देखा इसको बहुत ज़्यादा उछाला जाता था और कई बार चीज़ें क्यों उछाली जाती हैं आपको पता है, उसकी रीज़न क्या होती है। अच्छा, इस पर भी DGISPR ने आज एक वाज़े मौक़िफ़ पेश कर दिया, इससे ज़्यादा वाज़े मौक़िफ़ हो नहीं सकता। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग थे और क्यों तनकीद करते थे आपको भी पता है, उनको यकीनी तौर पे जवाब मिल गया होगा और वो हम पंजाबी में कहते हैं हुण ठंड पै गई तानू,
या अभी भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। और यही उनका मकसद भी था कि अपने अवाम को बता दें कि हम अपनी फौज पे एतमाद करते जी। हैं, अपनी फौज पे एतमाद करें। जो डीजीआईसी फौज के सरपंच बता रहे हैं हमें उसको मनवान मानना चाहिए। ये जो लोग हमारे दुश्मन हैं एक दो पर वो अभी बातें करेंगे, करते रहें। एज दरमियान हमारी पूरी कौम इकट्ठी है। और उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी की कि लड़ाई में यू फाइट एज अ नेशन, जी। यू डोंट फाइट एज आर्मी और इंडिविजुअल। फौज, अवाम, हुकूमत जब इकट्ठी और होती बहुत है, प्यारी बात है ये। दैट इज, तो आप नेशन के तौर पर लड़ेंगे और वो नेशन कायम है। फिर हम सब एक कौम है, बिल्कुल। हमने एनिमी के नैरेटिव है फौज और अवाम को दूर करना, फौज को कमजोर करना। क्योंकि फौज स्ट्रांग है तो फेडरेशन स्ट्रांग है, फौज कमजोर है तो फेडरेशन कमजोर है। इस नैरेटिव को डिबेट करना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बल्कि 1965 की जंग थी, 1971 की जंग थी, जब भी आप उन जंगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम तो जारी बात है तब पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम जब पढ़ते हैं हमें बहुत सी चीज़ें बड़े बताते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो बताते हैं। तो तब हर एक आम शहरी के अंदर एक फौजी था। तमाम लोग किस तरह टैंकों के नीचे जाके लेटने के लिए तैयार थे, तमाम लोग वहाँ पे फौजी का एक किरदार अदा करे थे, क्योंकि तमाम लोग तब फिर आप एक कौम होते हैं ना। ये बात तो बिल्कुल प्रैक्टिकली साबित है। आप मैडम नूरजहां का रोल देखें, उसमें जो उनका किरदार रहा था कि पूरा दिन पूरी रात वो रेडियो स्टेशन पे बैठी रहती थी और फौजियों के से बयानात आए थे बाद में कि जी उनके मिली नगमों से हमारे अंदर अगर हमारा हौसला थोड़ा सा कम भी तो हम थक जाते थे, तो हमारा हौसला ऐसे होता था कि अभी हम आए लड़ने के लिए। मतलब सबका किरदार रहा उसमें। देखें, यही जो हम बात करते हैं ना कौम की, तो फौज बॉर्डर पे लड़ रही है, आप आर्टिस्ट जो हैं वो अपने जवानों का और कौम को हौसला बढ़ा रहे हैं, और बाकी कौम साथ खड़ी हुई है, हुकूमत साथ खड़ी हुई है। मुझे याद है कि 65 वॉर में जवान की जो एक ऑक्सीजन होती थी ना, वो मैडम नूरजहां के जंग में होते थे। हर जवान के मोर्चे पे एक छोटा ट्रांजिस्टर उस वक्त होता था, छोटा सा शेल डालते थे और साथ नूरजहां के नगमे और फौज की गोलियां और दुश्मन को की आंखों में आंखें डाल के उनको मारना, ये था। और ये अभी भी उसी तरह इंशाल्लाह होगा, क्योंकि पूरी कौम मुस्तैद। अच्छा, मैडम की बात से मुझे याद आया, वो आपको याद होगा मिली नगमा है, पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो बिल्कुल सही बात है ना, ये भी पैगाम इनको जाना चाहिए कि पुत्र हटाते नहीं बिकते। ये हमें वीक नहीं समझ सकते किसी भी तरह। अच्छा, कुलभूषण के मामले पे भी ब्रिगेडियर साहब, साथ ही ज़रा सवाल भी, कुलभूषण के मामले पर भी ये कहा जा रहा था कि हुकूमत शायद कुछ नरमी कर रही है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि कोई नरमी नहीं होगी, और ये वाज़ेह बता दिया गया कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कुलभूषण यादव के मामले पर नहीं किया जाएगा। ये एक दहशत गर्द है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर फिजा, उन्होंने बड़ा क्लियर, फौज हुकूमत बड़ी क्लियर है, सिर्फ इंटरनेशनल कमिटमेंट ये करने की बात है कि उसको मौका फराहम करें। अगर वो नहीं करते तो अब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कही थी कि आप नॉमिनेट कर दें उसकी तरफ से जो उसका केस डिफेंड करेगा। हमने फॉर्मेलिटी करनी है। मुझे कन्विंस है कि पाकिस्तान में कि ये इसको सजा मिलनी है, इसके सारे सबूत मौजूद हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा गवाह मौजूद हैं। वो नेटवर्क जो बस्ट किए गए हैं सब ने इसके खिलाफ है, इसका बॉडी बैग इंडिया जाएगा। ये पाकिस्तान के अवाम को क्लियर होना चाहिए। फौज कोई कॉम्प्रोमाइज, हुकूमत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इसका हक है जो इसको डिफेंस का वो हम दें। अच्छा, एक और चीज़ ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं ज़रा आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब भी डीजी आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आईएसपीआर के जो डीजी हैं, तो मैं देखती हूँ कि इंडियन चैनल्स पे पूरा दिन डिस्कशन होती रहती है, यानी उनके सर पे ये बॉम्ब की तरह गिरती है, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली की तरह जाके गिरती है। तब भी आपको याद होगा कि उनके कुछ जनरल्स हैं, उनके कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जिनका ये कहना था कि आईएसपीआर जैसा इदारा हमारे यहाँ नहीं है, आईएसपीआर से एक मौक़िफ़ सामने आता है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका किरदार आप इस लिहाज से कैसे देखते हैं कि इंटरनेशनली बड़ी अहमियत की हामिल होती है जब भी आईएसपीआर के डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और खासतौर पे इंडिया के लिए वाकई ये बिजली की तरह गिरती है? देखिए, हमारे डीजी आईएसपीआर व्हाट इज हैपनिंग, 26 अप्रैल को तमनिया ने एक गुजराना हमारी एयरफोर्स लॉन्च की, जब से लेके 27 को उसके बाद ऑनवर्ड लम्हा ब लम्हा हमारी कौम को पता था कि हमने विद सबूत चाहे जहाज गिराए, पायलट, जहाज के टुकड़े, कौवा, दरख्त, सब इंडिया के सारे उनके ऑफिसर्स ने झूठ बोला। इतना झूठ बोला कि अवाम मुतनफर हो गई, यहाँ तक कि उनका जर्नलिस्ट बैठ के कह रहे हैं अंकल कि ये है
उसने कहा झूठ मत बोलें, ये देखें 21 की ये इंडिकेटर है, ये उसके पार्ट हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ISPR ने जितना किरदार पहले हम किरदार किया, जो अब किया, और जो उनको हमारी कौम सुनती है, उससे अमल करती है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, इसको दुनिया मानती है। और ये मुझे यकीन है ISPR इसी तरह आइंदा भी कौम को आगाह करता रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये किया। मुझे ब्रेक पे जाने और ब्रेक से आने के बाद तीसरे सेगमेंट में हमेशा की तरह खुसूसी नुमाइंदा सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। एक बड़ी जीत अदालत में हुकूमत की होने वाली है, ये मामला क्या है सदीक? मैं चाहती हूँ कि अपने नाजरीन को आप ही आगाह करें अपने अंदाज में कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अदालत में कितनी बड़ी कामयाबी मिली है और किस मामले पर मिली है? देखिए, ये इस केस पे हम पहले अपने ही प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, इसका सारा बैकग्राउंड भी बता चुके हैं कि जो GID था, GIDC जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरचार्ज था जो कि वसूल किया गया था बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से, जो खाद की हैं, कुछ और कंपनीज़ उनकी जानिब से जमा ज़रूर किया गया था, लेकिन आगे हुकूमत को नहीं दिया गया था। साल से केसेस चल रहे थे और फिर हुकूमत ने एक मौके पर यह फ़ैसला किया कि एक ऑर्डिनेंस जारी करके और 50% इनको माफ़ कर दिया जाए और 50% इनसे वसूल कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद जब तनकीद शुरू हुई, मीडिया पे तनकीद शुरू हुई, तो उसके बाद फिर हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस वापस लिया और फैसला ये किया कि हुकूमत ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि साल से स्टे ऑर्डर है, साल से केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इस केस का सुनकर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सजा को कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। सुप्रीम कोर्ट ने ये जब केस सुना, एक तो ये बड़ा टेक्निकल केस था, दूसरा इसमें बहुत बड़ा मसला ये था कि 107 दरख्वास्त गुजार थे, 107 पेटिशनर थे, 107 जो ऐसे बासर कंपनीज थी जिनके पास ये पैसा था, उनकी जानिब से पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा वकील हो जो पेश ना हुआ हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके दलाइल सुनने के बाद जब फैसला महफूज किया था, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उन तमाम 107 जो दरख्वास्त गुजार वकला थे, उनके जो वकला थे, जो ये पैसे माफ़ कराना चाहते थे, जो ये पैसे हथियाना चाहते थे, जो ये पैसा बचाना चाहते थे, उनकी ये इस्तदा मुस्तरद हुई है और अब ये 417 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगे। लेकिन हुकूमत इनको गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकती है। ये मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा केस है जिसमें इतनी बड़ी रकम सुप्रीम कोर्ट को मिल रही है। इससे पहले मलिक रियाज साहब का वो जो केस है बैरिटन कराची वाला, उसमें 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे, जो कि हर माह उनकी किस्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ रही है और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है जो अब वो पैसा कहाँ पर जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ये कह चुके हैं कि वो सारा पैसा कराची के ऊपर खर्च होगा। और इससे रिलेटेड हम दूसरे इशू पे भी आज के ही बात कर लेते हैं। जो आज फ़रोग नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। देखें, अब मैंने पहले सेगमेंट में देखा, आपने बड़ी तफसील के साथ कराची पे बात की और आप कराची पे हमेशा से आप प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो आप बात करती हैं वो ज़ाहिर है इन्हीं इशूज़ पर करती हैं, कराची के इशूज़ पर करती हैं, कश्मीर पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा बात करती हैं। कराची का जो मामला है उस पर नज़र ये आ रहा है कि आप वफाक का भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है। और अब जब ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नजर आ रहे हैं और वो इत्तफाक इस बात पर हो गया है, नजर आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं कि सिंध की हुकूमत करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी, वो सिर्फ ये उनका खासा है, कराची की तबाही बर्बादी के जिम्मेदार यही हैं। कराची में कचरा हो, करप्शन हो, लूटमार हो, पानी, सीवरेज, बिजली, जो भी आप पूरे पाकिस्तान की तमाम बद इंतजामियाँ अगर मुख्तलिफ शहरों की देखेंगे तो अगर वो किसी एक शहर में वो तमाम बद इंतजामियाँ मौजूद हैं तो वो शहर कराची है, जो 2 करोड़ का शहर है, जो पाकिस्तान को चलाता है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है और इस हवाले से बड़ी खबर जो है वो आ सकती है। हुकूमत की पहली कोशिश वफाकी हुकूमत की यही होगी कि सिंध हुकूमत को साथ मिलाकर बिठाकर और उन्हें ये कहा जाए कि क्योंकि कराची ने हमें मैंडेट दिया है, कराची में 14 हमारे MNAs हैं, 21-22 हमारे MPAs हैं, हम कराची को बेजारो मददगार नहीं छोड़ सकते, आपके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती हुई नजर आ रही है, तो आप हमारे साथ मिलकर बैठें और हम मिलकर कराची का कोई हल निकालते हैं और आगे लेकर चलते हैं इन मामलात को। अगर सिंध हुकूमत ना मानी
तो फिर वफाक जो है वो बहुत सख्त कोई फ़ैसला कर सकता है, कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकता है। और फिर आप देखेंगे ये 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी और वो सारी बातें हमें नजर आने लग जाएंगी। हैरत होती है जब कराची के लोग जिनको ना पानी साफ मुयसर है, सिर्फ ये बात नहीं सदीक, बल्कि फिर ये जुल्म हो गया, ये ज्यादती हो गई, ये तो गैर आईनी हो गया, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल, अगर आपने कभी देखना हो ना कि कराची के हालात की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, कराची का पैसा कहाँ जाता है, NFC अवार्ड का जो पैसा सिंध को मिलता है वो कहाँ जाता है, अंदरूनी सिंध में क्यों आज भी लोग ऐसे रह रहे हैं जो अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सबसे ज्यादा ज्यादती ये है कराची वालों के साथ कि ये जो बुरा जमाना है बाकायदा वहाँ पे सालों से कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम बात करते हैं अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, वो MQM पे बात फेंक देती है, MQM आराम से पीपल्स पार्टी पे बात फेंक देगी, या फिर अंदर विफाक को रगड़ा जाना शुरू कर दिया जाता है। समझ नहीं आती कि जिम्मेदारी से हर कोई कहता है कि मैं बरी ज़िम्माओं को जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे जब बात हो कराची की तो कराची के ठेकेदार बने होते हैं, मसाइल की भी जिम्मेदारी लें ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये दोनों जमातें तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार हैं, MQM और पीपल्स पार्टी दोनों शरीक हैं इस जुर्म में। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि कभी आपने देखना होगा वो सारा पैसा कहाँ गया जो सिंध वालों पर खर्च होना था, जो कराची वालों पर खर्च होना था। तो उसका आसान सा तरीका है, आप GIT रिपोर्ट कोई भी पाकिस्तानी पढ़ ले, जो फेक अकाउंट्स केस की GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। फेक अकाउंट्स पहले जिस तरह से ठेके दिए जाते हैं, उन ठेकेदारों से किकबैक्स लिए जाते हैं, जाली अकाउंट्स में हो जाते हैं, होते होते फिर अदीफ रियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के अकाउंट्स तक आते हैं। और इनके अपनी देखें, कराची तबाही और बर्बादी की तरफ गया है, लेकिन इनके अपने असास और जायदादें बढ़ती गई, इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? उन ठेकेदारों के अकाउंट से आ रहे हैं जिनको सरकारी ठेके दिए जा रहे थे। तो ये वो पैसा था जो सिंध वालों पर खर्च होना था, जो कराची वालों पर खर्च होना था, जो कराची वालों के लिए पानी पे खर्च होना था, जो उनकी सेहत और उनकी तालीम पे, उनकी ट्रांसपोर्ट पे खर्च होना था, वहाँ सीवरेज के सिस्टम पे। लेकिन वो कहाँ पे? अब देखें, बदकिस्मती देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, उसका जब नाम आता है फौरन ज़हन में क्या आता है? कचरा, बद इंतजामी, करप्शन, लूटमार। ये कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो शहर जो पाकिस्तान का फेस होना चाहिए था, बिल्कुल वो जो फेस होना चाहिए था पाकिस्तान का। और बताया जाता है कि कराची में कई मुल्कों से लोग आकर वहाँ घुमा फिरा करते थे, वहाँ वो अपनी छुट्टियां गुजारने आया करते थे। आज वो शहर है कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि अच्छा आप कराची में रहते हैं, कैसे आप रह लेते हैं वहाँ पे इतने गंदे शहर में। कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी दुख की, अफसोस की बात है। इसलिए वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा, सख्त फैसला लेना होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कन्विंस नजर आती है कि एक जुमले में मैं कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर देना। आप बड़े माहिर हैं इस चीज के लिए, मैं जरा आपको एक जुमला देती हूँ, जरा कंप्लीट कर दीजिएगा। ये जिम्मेदारी डाल देते हैं विफाक पर, हालांकि सारी चीजें क्लियर हैं। ये इसकी जिम्मेदारी विफाक पर अक्सर डाल दी रहती है। मुझे समझ नहीं आती किस तरह इतनी दीदा दलील, इसको डिटाई कह सकते हैं। तो फिर वाकई अब सख्त फैसले लेने का वक्त है, ताकि जिम्मेदारी फिर अगर विफाक पर डाली जाए तो फैसले के बाद फिर पूरी जिम्मेदारी ले ली जाए। जी बिल्कुल, सख्त फैसले मेरा ख्याल लेने का वक्त आ गया है। 2 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, एनफ इज़ एनफ। और अब कराची के अवाम मजीद जो है वो मीठी गोलियों पे और ट्रक की बत्तियों के पीछे नहीं लगेंगे। अब वफाकी हुकूमत अगर डिलीवर नहीं करेगी, सख्त फैसले नहीं करेगी, इकदाम नहीं करेगी, तो फिर ये PTI भी भूल जाए कि अगले इलेक्शन में लोग इनको वोट देंगे। ये इनको भी लोग वोट नहीं देंगे, ना ये लोगों को फेस कर पाएंगे, क्योंकि कराची ने इतना मैंडेट इनको दिया है, इतना एतमाद किया है, और कराची वालों को मिला क्या? सिर्फ तसल्लियाँ, दावे, नारे, वादे। तो ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल सही, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इस डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, अपना ख्याल रखेगा, अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।